जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस पॉइंट जीएस वर्ल्ड चैनल पे। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज अमरजीत कुमार फ्रॉम यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट जीएस वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन सीरीज का महासंग्राम एपिसोड 3 आज लेके आए हैं। बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने 2 एपिसोड बना चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को जाके देखिए। वहाँ से लमसम 20 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। उस 20 क्वेश्चन के आधार पे लगभग देखा जाए तो 100 से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे हमने टच किया है। सब के सब आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप उसको देखना ना भूलें। इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट और सेकंड एपिसोड ज़रूर देखें। चलते हैं समय को ना लेते हुए आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराई थी? जहांगीर, अकबर, गुरु गोबिंद सिंह और शाहजहां। तो ध्यान रखिएगा, आपका गुरु रामदास अकबर के जो थे बहुत अच्छे, अकबर के साथ बहुत अच्छा संबंध था इनका। और यहाँ पे अकबर ने, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दिया था तालाब बनाने के लिए। और इसी तालाब में अब देखिएगा कि जो एक तालाब बनता है, तालाब में क्या जी बीच में एक मंदिर का निर्माण होता है, जिस मंदिर का नाम हर मंदिर था। हर मंदिर, ये आपका गुरु रामदास जो सिख के चौथे गुरु थे, इन्होंने इस चीज़ को बनाया था। इस तालाब के बीच में एक मंदिर बनाया था जिसे हर मंदिर कहा जाता था। बाद में चल के देखिएगा वो स्वर्ण मंदिर कहलाएगा। और सिख के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव ने इस हर मंदिर के निर्माण आगे करवाया। और आगे चल के राजा रणजीत सिंह जो होंगे इस मंदिर पर सोने की परत चढ़ा देंगे, जिसे क्या स्वर्ण मंदिर के नाम से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि उपलब्ध किसने कराई थी? तो अकबर ने कराई थी। किसको कराई थी? तो सिख के चौथे गुरु गुरु रामदास को कराई थी। सिख के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव ने इस मंदिर को बनवाया। और आगे चल के देखिएगा तो राजा रणजीत सिंह ने इसे मंदिर पे सोने की परत चढ़ाई थी। सोने की परत, मार्बल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसमें कराई थी, जिसमें मोटा मोटी अनुमान लगाया जाता है कि 750 केजी शुद्ध सोने इसमें लगे हुए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से हम देख लेते हैं सिख के पहले गुरु कौन थे जी? तो गुरु नानक थे। और सिख के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह थे। ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, प्रथम गुरु और 10वें गुरु। प्रथम कौन थे जी? तो आपके गुरु नानक थे, 10वें गुरु गोबिंद सिंह थे। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे इस क्वेश्चन के साथ। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और जो लोकसभा का सदस्यों का चुनाव होता है वह वयस्क मताधिकार के आधार पे होता है, जिसकी न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होती है। ध्यान रखिएगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर जो चुनाव होता है लोकसभा के सदस्यों का, उसकी जो न्यूनतम उम्र सीमा होती है 18 वर्ष होती है। यानी कि 18 वर्ष से अधिक जो वयस्क व्यक्ति होते हैं वो चुनाव में भाग लेंगे और लोकसभा मेंबर ऑफ, यहाँ पर देखिएगा आपका पार्लियामेंट के सदस्यों को चुनते हैं। ठीक है, इसके पहले ध्यान रखिएगा जो लोकसभा की जो न्यूनतम उम्र सीमा थी 21 वर्ष थी। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि किस संशोधन के तहत 21 से घटा के 18 कर दी गई। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 61वें संविधान संशोधन, 61वें संशोधन 1988-89, इसके तहत जो था न्यूनतम उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, जो कि अभी वर्तमान में क्या लागू है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 61वें संविधान संशोधन 1988-89 के तहत क्या जी आपको ये जो उम्र सीमा है, न्यूनतम उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें कुछ और फैक्ट है।
देखिए लोकसभा का जो गठन है पहली बार 17 अप्रैल 1952, 17 अप्रैल 1952 को किया गया था, ध्यान रखिएगा। और लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे आपके जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। और इसमें ध्यान देने वाली बात है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है, जिसमें आपके 530 सदस्य जो हैं राज्यों से चुने जाते हैं। इसमें जो 20 सदस्य हैं केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं, और जो 2 सदस्य हैं ये आपके एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं, जो कि राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, तो ये 552 जो होते हैं टोटल सदस्य होते हैं इसमें। और ध्यान रखिएगा वर्तमान में अभी 545 मेंबर हैं, वर्तमान में अभी 545 मेंबर हैं। और इस चीज़ को देखिएगा कि अनुच्छेद 331, इसको ध्यान रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन ऐसे उठाता है। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन, ध्यान रखिएगा, 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। तो वर्तमान में जो हैं अभी 2 एंग्लो इंडियन क्या जी आपके मनोनीत हैं, जो कि राष्ट्रपति को ये शक्तियां हैं। किस अनुच्छेद के तहत जी? तो 331 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है जी? तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं ओम बिड़ला हैं। ठीक है, ओम बिड़ला अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। खेल खो खो में कितने क्रॉस लेंस होती है? तो ध्यान रखिएगा, जो खेल खो खो होता है इसमें 8 क्रॉस लेंस होती है, 8। जब एक होती है तो ऐसे ये आपको देखिएगा तो 8 क्रॉस लेंस बनी होती है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसमें क्रॉस लेंस पूछे तो 8, और पूछे कि खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो खिलाड़ी इसमें कितना होते हैं? खो खो में 9 होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो खिलाड़ियों की संख्या 9 हो जाएगी और क्रॉस लेंस की संख्या 8 होती है। आगे देखिएगा इसमें, देखिए खो खो खेल की शुरुआत क्या जी? ये आपके भारत में ही हुआ था, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि खो खो खेल के जन्मदाता जो है भारत थे। और भारत है क्या जी? आपके महाराष्ट्र राज्य, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में ने इस खेल को पहली बार क्या जी खेला। और ये आपके महाराष्ट्र के पुणे, या ध्यान रखिएगा बड़ौदा, तो डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। हालांकि आपका जब नेशनल स्तर पर क्वेश्चन पूछता है तो उसमें आपको देश कर देता है, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, साउथ अफ्रीका ऐसे करके देता है फिर। और आप जब ये स्टेट लेवल पे पूछेगा, आपके राज्य स्तरीय एग्जाम में पूछेगा, तो आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देगा। ठीक है, तो खो खो खेल की शुरुआत जो है महाराष्ट्र के पुणे बड़ौदा के केंद्र रहा है आपका। और ध्यान रखिएगा भारत में पहली बार खो खो जो खेला गया था ये आपके 1914 में खेला गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1914। देखिए यहाँ पे 3 आपको डेट याद रखना है। खो खो खेल पहली बार भारत में 1914 में खेला गया था, और 1956 में खो खो भारतीय फेडरेशन का गठन हुआ था। और यही खो खो खेल जो है पहली बार क्या जी 1961 में पहली बार क्या जी महिलाओं ने इस खेल में शामिल हुई थी। तो ध्यान रखिएगा महिला इस खेल को 1961 से खेल रही है। तो 3 डेट याद है, 1914 में पहली बार क्या जी खो खो खेल भारत में खेला गया। दूसरा जो है खो खो खेल भारतीय फेडरेशन 1956 में गठन हुआ था इसका। और पहली बार क्या जी महिलाओं ने शामिल हुआ इसमें 1961 में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे खो खो में की कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि इसमें अब जब बात हम करते हैं तो जब हम राष्ट्रीय लेवल पे खेलते हैं, अपने राज्य स्तरीय खो खो गेम को खेलते हैं, तो वहाँ पे क्या जी जो टीम होती है 9+3 एक्स्ट्रा खिलाड़ी के लिए जाती है, नहीं 12 खिलाड़ी यहाँ पे क्या जी आपको टोटल जाते हैं, जो कि 9 खिलाड़ी खेलते हैं। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्या जी आपके जो गेम होते हैं खो खो, उसमें 9+6 एक्स्ट्रा खिलाड़ी जाते हैं, यानी कि वहाँ पे 15 खिलाड़ी आपको जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका है।
और इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, आपको कभी कभी क्या जी पूछ लेता है कि खो खो की शब्दावली। तो खो खो खेल से कुछ शब्दावली जो रिलेटेड है, उसमें क्या क्या शब्द का प्रयोग करते हैं खो खो में। तो आपको ध्यान रखिएगा, एक चेंज शब्दावली का प्रयोग करते हैं, चेजर का करते हैं, एक्टिव होता है एक शब्दावली, और आगे देखिएगा तो आपको होगा कौशलन इत्यादि, बहुत सारे होते हैं, बट ये महत्वपूर्ण क्या जी आपका है, 4 ध्यान रखिएगा, चेंज, चेजर, एक्टिव और कौशलन, ये आपके खो के कुछ शब्दावलियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट एंड ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था का जो सैटेलाइट एंड ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन है, ये आपके क्वालोड में स्थित है। ठीक है, क्वालोड में, तो इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था जो है यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसरो, ISRO, जो इसकी स्थापना हुई थी, ये आपका 1 अक्टूबर 1971 को हुआ था। ध्यान रखिएगा, इसरो की स्थापना यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था की स्थापना 1971 में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है, इसका हेड क्वार्टर है, वो आपका है, हेड क्वार्टर इसका देखिएगा तो श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा, जो आपके आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका कहाँ पड़ता है जी, आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। ठीक है, और इसको देखिए यहाँ पे, इस जो वर्तमान में जो इसरो है, देखिएगा इसका नाम क्या जी, आप अब SDSC मिलता है। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ध्यान रखिएगा SDC। देखिएगा यहाँ पे 2002 में इसरो के जो पूर्व प्रबंधक और क्या वैज्ञानिक थे, सतीश धवन, इनके मरणोपरांत इनके सम्मान में क्या जी, इसरो का नाम बदल के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं क्या जी, SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, तो कभी कभी क्या जी इसरो की जगह पर दे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसरो का ही नाम क्या जी आपका SDSC है। ठीक है, आगे कुछ इसमें देख लेते हैं। देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम में, ध्यान रखिएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। और आगे देखिएगा, इसरो उपग्रह केंद्र, जिसको आईजेक भी बोलते हैं, आईजेक, इसरो उपग्रह केंद्र आईजेक, जो कि बेंगलोर में है, इसको लिख लीजिएगा। सबके सभी इंपॉर्टेंट है क्या जी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, इसरो उपग्रह केंद्र आईजेक जो है बेंगलोर में है। और आगे देखिएगा, तो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, जिसको हम लोग सैक बोलते हैं, सैक अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, ये आपको अहमदाबाद में है, अहमदाबाद। और आगे देख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र, ये आपको थुम्बा में है, थुम्बा। वीडियो को क्या जी आप रोक के इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र थुम्बा में है। और जो लास्ट है यहाँ पे, सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन, सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन, जो कि आपको अहमदाबाद में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पे देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। बहुत महत्वपूर्ण है, आपके कांग्रेस का अधिवेशन है क्या जी, और इसके जो अध्यक्षता किए थे आपके जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ध्यान रखिएगा, 1929 के लाहौर अधिवेशन के जो आपके राष्ट्रीय जो इसमें अध्यक्षता किया था, आपके जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस अधिवेशन में सबसे क्या जी बड़ी बात जो है यहाँ पे, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वराज, हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आपको उठाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग क्या किस अधिवेशन की गई थी। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में हुआ था। ठीक है,
और इसी अधिवेशन के प्रत्येक इस अधिवेशन में फैसला लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस अधिवेशन में प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, तो आपके 1929 के लाहौर अधिवेशन। और पहली बार ध्यान रखिएगा डेट 26 जनवरी 1930, पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ से इतना फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। छठा क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है क्या कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। ध्यान रखिएगा, भारत की आपका दक्षिण पॉइंट बोल रहा है यहाँ पे, उत्तर दक्षिण, इसको आपको बताना है कि ये दक्षिण पॉइंट आपको कहाँ पे स्थित है, जो इंदिरा पॉइंट हम लोग बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार बोला जाता है उसको। ग्रेट निकोबार आपका बड़ा निकोबार भी कहा जाता है, ये आपका वहाँ पे इंदिरा पॉइंट पड़ता है। थोड़ा बहुत देख लेते हैं। दक्षिण में आपका इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। उत्तर में यहाँ पे आपका ध्यान दीजिएगा, उत्तर में आपका इंदिरा कोल। उत्तर में इंदिरा कोल, ये आपके जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपका पूरब में है किथिबो, किथिबो, ध्यान रखिएगा, थोड़ा नाम अटपटा है बट याद रखिएगा। पूरब में है किथिबो, जिसको हम लोग बोलते हैं ये आपका किस स्टेट में है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और गुजरात जो है यहाँ पे आपका पश्चिम में, जो गुजरात यहाँ पे है इधर लास्ट अपना पॉइंट है गौड़ माता, ध्यान रखिएगा, गौड़ माता। ठीक है, ये आपका गौड़ माता है, जो कि आपके गुजरात स्टेट में पड़ता है। हम थोड़ा देख लेंगे, जो आपका क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है कि भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, यहाँ पे तो है आपका बड़ा निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो 2004 में वहाँ पे एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी आपके ग्रेट निकोबार में। हाँ, उसके बाद क्या हुआ था ये आपके जो है ग्रेट निकोबार का जो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट ये जलमग्न हो गया था। हाँ, अभी आप देखिएगा तो ये 200 मीटर अंदर है आपके जल में स्थित है। बहुत भयंकर सुनामी आई थी। उस सुनामी इतना भयंकर था उस समय कि वहाँ के जितने स्थानीय लोग थे सबके सब क्या हो गए आपके उस मतलब लहरों में तेज हवा में बह गए, बहुत लापता हो गए। और 2011 के जो जनगणना है उसके अनुसार वहाँ पे मात्र 4 परिवार निवास करता था। तो समझ सकते हैं कितना जो नुकसान, वो जो सुनामी था उससे तबाही हुआ था। और इंदिरा पॉइंट आखिर इसका नाम क्यों पड़ा, थोड़ा इसके बारे में हम समझते हैं। ध्यान रखिएगा, 19 फरवरी 1984 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यहाँ पर आई थी। तो यहाँ के एक स्थानीय सांसद थे मनोरंजन भक्त। इस स्थान के उन्होंने अपनी जिज्ञासा जाहिर की कि यहाँ पे इस स्थान का नाम हम क्या रखना चाहते हैं, इंदिरा पॉइंट रखना चाहते हैं। और दुर्भाग्यपूर्वक आपको इंदिरा गांधी की जो मृत्यु है 31 अक्टूबर 1984 को हो गई थी। और इसके बाद एक साल बाद मोटा मोटी देखा जाए तो 10 अक्टूबर 1985 को इसका नाम इंदिरा पॉइंट कर दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार में है, जिसको हम बड़ा निकोबार भी बोलते हैं। और जो उत्तर पॉइंट है इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में है। और जो आपका पूरब का है अरुणाचल प्रदेश, जो कि आपका किथिबू है। और आपका जो पश्चिम का है गौड़ माता है, जो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। तो ध्यान रखिएगा, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी प्रधान देशांतर, ऐसी हो जाएगा आंसर, प्रधान देशांतर पर होती है। और ध्यान रखिएगा ग्रीनविच जो मीन टाइम है ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। इसे शून्य देशांतर भी कहते हैं। ठीक है, शून्य देशांतर।
ग्रीनविच मीन टाइम को। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर रेखा भी है, जिसे क्या तिथियों का विभाजन रेखा भी कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा क्या पूछता है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कुल अक्षांश क्या जी 90 प्लस एक क्या जी आपका विषुवत, यानी कि टोटल 181 क्या होती है जी आपके अक्षांशों की संख्या होती है। कभी कभी ऑप्शन में क्या जी आपका जो 0 डिग्री अक्षांश है विषुवत रेखा उसको छोड़ देता है, तो ध्यान रखिएगा 180 ऑप्शन दे तो वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो कुल अक्षांशों की संख्या यहाँ पे 181 होती है। कुल देशांतर रेखा की संख्या कितनी होगी, तो क्या जी 180 प्लस 180, ये आपके हो जाएंगे कुल देशांतर की जो संख्या है 360, ठीक है, तो ध्यान रखना है, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है एक दो देशांतरों के मध्य सबसे अधिक दूरी विषुवत रेखा पर कितना होती है, ठीक है। दो देशांतरों के मध्य सबसे अधिक दूरी विषुवत रेखा पर कितना होती है, तो ध्यान रखिएगा 111.3 किलोमीटर होती है। दो देशांतरों के मध्य सबसे अधिक दूरी विषुवत रेखा पर क्या जी 111.3 किलोमीटर होती है। और यहीं पे ध्यान रखना है आपको कि दो देशांतर के मध्य क्या जी सबसे कम दूरी कितनी होती है ध्रुव पे, तो वहाँ पे क्या होती है 0 किलोमीटर होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे कम दूरी ध्रुवों पर 0 किलोमीटर होती है दो देशांतर के बीच। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है जी, तो ध्यान रखिएगा दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। तो यहाँ से सब फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 8 देखते हैं, ठीक है। देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय की जो संवैधानिक पीठ होती है जिसमें न्यूनतम आपका न्यायाधीश 5 होते हैं। कितना होंगे, पहला ऑप्शन सही है 5 होते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि आपका जो अनुच्छेद 124 है, अनुच्छेद 124 के तहत क्या जी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की गठन की क्या जी प्रावधान है। और वर्तमान में देखेंगे हम हमारे उच्चतम जो न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट है उसमें क्या जी एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश है जी 34 हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और जो वर्तमान में आपके जो न्यायाधीश हैं मुख्य न्यायाधीश ये आपके 39वें क्या जी भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनका नाम क्या है उदय उमेश ललित, ध्यान रखिएगा। भारत के वर्तमान में 39वें मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और थोड़ा बहुत हम इतिहास देखते हैं कि आखिर भारत में क्या जी न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 1773 पहली बार हम बात कर रहे हैं जी, भारत की बात कर रहे हैं पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना क्या जी प्रावधान किया गया था। और इसी एक्ट के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया, जिसका मुख्य न्यायाधीश क्या जी आपके लॉर्ड इम्पे थे। तो ध्यान रखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में क्या जी मुख्य आपका उच्चतम न्यायालय यानी ये बोल सकते हैं उसका जी आपका पहली बार क्या जी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी आपके, ये हुई थी कहाँ पे कलकत्ता में हुई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे जी लॉर्ड इम्पे थे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 1935 में ये भी ध्यान रखिएगा 1935 में भारत शासन अधिनियम द्वारा दिल्ली में क्या जी संघीय न्यायालय फेडरेशन कोर्ट, ध्यान रखिएगा संघीय न्यायालय 1935 में भारत शासन अधिनियम द्वारा दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना क्या जी प्रावधान किया गया। और पहली बार क्या जी 1 अक्टूबर 1937 को, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, 1 अक्टूबर 1937 को ये संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थापित हो गया, ठीक है। 1 अक्टूबर 1937 का जी भारत में संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थापित हो गया।
जिसके आपके मुख्य न्यायाधीश कौन थे जी? मोरिस ग्वेयर थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोरिस ग्वेयर थे इसका मुख्य न्यायाधीश थे। और ध्यान रखिएगा ये जो संघीय न्यायालय था ये आपका क्या जी? सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। यानी कि संघीय न्यायालय में अगर कोई उसके फैसले से संतुष्ट नहीं होता है, सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो वो अपील क्या जी? आपके लंदन के प्रिवी काउंसिल में कर सकता था। ध्यान रखिएगा, लंदन के प्रिवी काउंसिल, ये आपका उस समय क्या जी 1937 में आपका ये सुप्रीम कोर्ट का काम कर रही थी। यानी भारत में क्या जी कोई सुप्रीम नहीं था। अगर कोई आप संघीय जो न्यायालय था, फेडरेशन जो कोर्ट था, उसके आप जजमेंट से अगर सेटिस्फाइड नहीं होते थे तो उसके विरुद्ध क्या जी आप लंदन के प्रिवी काउंसिल में आप अपील कर सकते थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आपका कि उस समय क्या जी सर्वोच्च न्यायालय आपका लंदन के प्रिवी काउंसिल था। और ध्यान रखिएगा यही जो संघीय न्यायालय है क्या जी, इसे भारत के उच्चतम न्यायालय में बदल दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि क्या जी भारत में जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है क्या जी, इसकी स्थापना नहीं हुई है, इसका उद्घाटन हुआ है। क्योंकि पहले जो था क्या जी आपका संघीय न्यायालय ऑलरेडी न्यायालय के रूप में काम कर रहा था और इसी को क्या जी सुप्रीम बना दिया गया। यानी अब आप अंतिम अपील भारत के उच्चतम न्यायालय में कर सकते थे। तो ध्यान रखिएगा पूछता है क्वेश्चन, तो भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या जी इसी दिन क्या हुआ, भारत में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन होता है और लोगों की क्या जी अंतिम जो अपील लंदन के प्रिवी काउंसिल में होती थी उससे छुटकारा मिल जाता है। यानी ये लंदन के प्रिवी काउंसिल ऐसा क्या जी ये काम करना 1950 से स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुई थी और प्रथम अध्यक्ष प्रथम इसका न्यायाधीश बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। हीरालाल जे कानिया थे, ये आपके सुप्रीम कोर्ट के क्या जी प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और संघीय न्यायालय के अंतिम आपका मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि संघीय न्यायालय में क्या जी काम करते थे, वहीं से इनका क्या हो गया, जैसे ही क्या जी आपके संघीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हुआ तो उसी में फिर से क्या हो गए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या जी कार्य करने लगे, ठीक है। चलिए आते हैं 9वां क्वेश्चन पे। चलिए देखिएगा यहाँ पे व्यक्ति को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है। यानी यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्यक्तियों के कर राहत टैक्स में क्या जी सहूलियत की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन 3 में से सबसे भिन्न है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो राष्ट्रीय बचत पत्र, इंदिरा विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, इससे क्या सबसे अलग क्या है यहाँ पे, तो आपका सार्वजनिक भविष्य निधि। व्यक्तियों के कर राहत की क्या दृष्टि से सार्वजनिक भविष्य निधि क्या जी अच्छा है, सबसे अच्छा है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्सेक, ध्यान रखिएगा यहाँ पे पार्सेक किसकी इकाई है। तो पार्सेक क्या जी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, ध्यान रखिएगा। दूरी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जो पार्सेक है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। और यहाँ पे एक पार्सेक बराबर देखिएगा तो क्या जी 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है, ध्यान रखिएगा। या ये डाटा आप ऐसे बोल सकते हैं एक पार्सेक बराबर क्या जी ये होता है 3.26 गुने 10 के 3.26 प्रकाश वर्ष, ध्यान रखिएगा। एक पार्सेक बराबर क्या जी 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और यहीं पे हम देख लेते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। चूंकि प्रकाश वर्ष भी क्या दूरी मापने की इकाई है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर इसको बोलते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या जी आप देखते हैं
9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। कभी कभी क्या जी आपको ये दे देता है किलोमीटर में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 के पावर 12 किलोमीटर। दोनों ध्यान रखना है आपको डाटा, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर का 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर या 10 के पावर 12 किलोमीटर, ठीक है। और प्रकाश वर्ष भी क्या ये दूरी मापने की इकाई है। तो चलते हैं दोस्तों, इसी के साथ क्या जी आपका 10 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है, बढ़िया से इसको नोट